नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव का काम खत्म हो गया, वोटिंग का काम खत्म हो गया और अब कल सुबह चुनाव में जो सब कुछ हुआ है उनकी वोटों की गिनती का काम होगा और किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बदलेगी, सबका इंतजार होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज कत्ल की रात है, उनके लिए कल सुबह होगी कि नहीं होगी, तो सुबह होगी वो कैसी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए है कि इस रात की सुबह होगी नहीं, इंतजार भी है। विश्लेषकों का भी इंतजार है कि वो अपना विश्लेषण जो अब तक करते रहे थे, क्या वो सही साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। राजनेताओं के लिए है कि उनकी किस्मत पलटने वाली है, नहीं पलटने वाली, कुछ राज्यों में रोटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, ऐसी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फोकस है इस बार के इन 5 राज्यों के चुनाव में पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल पर इसलिए भी फोकस है कि ममता बनर्जी 15 साल से उन्होंने शासन कर रही है, अकेली लड़ाई लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता है और विपक्ष में सबसे बड़ी मजबूत नेता मानी जाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब बेसब्र हो गई है कि अब बहुत हो गया, अब इस बार तो सरकार बननी चाहिए। पिछली बार वो दहलीज तक पहुंचते पहुंचते रही थी, 2 सीढ़ियां कम रह गई थी, तो वो सीढ़ियां पार होगी कि नहीं होगी, इसमें सब लोगों की नजर पश्चिम बंगाल पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी यदि बंगाल में ना हो, डॉक्टर हेडगेवार की वो पार्टी जो अनुशीलन समिति से शुरू हुई काम, या विरोधी गोलवलकर की, तो वो संगठन जो रामकृष्ण मिशन आश्रम में अपना काम शुरू करे और वहां से यहाँ तक पहुंचे, तो उन सबके इंतजार करने वाली पार्टी का क्या होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे मेरे बड़े भाई जयंत घोषाल साहब से, जो देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों से हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को और पश्चिम बंगाल की राजनीति को खास तौर से। हिंदुस्तान की राजनीति को समझते हैं, उनको पश्चिम बंगाल का पत्रकार नहीं मानते, पश्चिम बंगाल से तो वो है। इसलिए वो वहाँ की हर ईंट को, हर सड़क को, हवा को, सबको पहचानते हैं। उनसे लगातार हम बात करते रहते, कुछ ज्ञान हासिल करते रहते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो दिन है वो मुश्किल दिन है बहुत सारे लोगों के लिए। क्या होगा कल की जो सुबह है, तो किसके लिए कैसी होगी, आपने बहुत विश्लेषण किया है, रास्ता भी दिखाया, आपको आज कैसा लगा? देखिए विजय जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जिट पोल्स भी हैं। तो इसीलिए एग्जिट पोल इसके पहले भी बहुत बार गलत साबित हुई। तो इट इज ए इनकम्प्लीट साइंस, मैं कहता हूँ। जैसे कल बारिश होगी, ये डिपार्टमेंट से बोलने के बाद, अनाउंस करने के बाद भी बारिश कभी कभी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं एग्जिट पोल के नतीजे के ऊपर विश्लेषण करना नहीं चाहूँगा। जो मैं वहाँ थे लास्ट मतलब 1 साल पश्चिम बंगाल के हर जिले में मैंने सफ़र किए हैं, स्टडी किए हैं। मुझे दिलचस्पी है, इसीलिए किया है, अच्छा लगता है। और दिल्ली में हम 40 साल से ऊपर दिल्ली में हूँ। आई हैव बिकम ए नॉन रेसिडेंट बंगाली। तो हमको मौका जब मिलता है चुनाव के समय, हर चुनाव के समय मैं जाके 2-3 महीने वहाँ वो करने में अच्छा लगता है। तो मुझे तमिलनाडु का हकीकत क्या है वो इतना हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बंगाल की जो जमीन है, जैसे आप बोल रहे थे ना, हर जिले में जो मिट्टी जो है, पत्थर जो है, वो सब मुझे, मेरे साथ, मैं उसके साथ कनेक्टेड, मैं खुद मानता हूँ, मैं मतलब वहाँ का भूमि पुत्र मानता हूँ। तो इसीलिए मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। इस बार जो भाजपा का संभावना दिखाई दे रहा है, वो एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी के जो वर्कर्स है वो रिजुविनेटेड है। वो एकदम, जिसको हम कहते हैं ना कि बल्ले बल्ले मूड है एकदम। मतलब इस बार तो नहीं तो होगा, इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, मतलब एक डू और डाई। वो अमित शाह जी ने बहुत मेहनत करके वो एक मूड बनाया और वो मूड है। लेकिन मुझे लगता है भाजपा का जीतने का संभावना बहुत है, बहुत है। और उसका कारण है, बहुत है। अगर भाजपा ना जीते और ममता बनर्जी जीत गए तो उसके 3 कारण होगा जो ममता का जीतने के पक्ष में। नंबर 1, मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट अगर ब्रेक नहीं हुआ, हुमायूं कबीर, इंडियन सेकुलर फ्रंट अगर मुस्लिम वोट को ना तोड़ पाए, बिल्कुल इन ब्लॉक मुसलमान
और ज्यादा बीजेपी के ये यस, दबदबा देख के वो और ज्यादा इंसिक्योर होके ममता के छत्र के नीचे अगर वो शेल्टर लेते हैं और इन ब्लॉक, तब क्योंकि वो 30% आबादी है, और वो इस बार जो वोटर है उसमें डिलीशन के कारण मुस्लिम वोट में 4%, मैं देखिए ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि एग्जैक्टली कितना मुसलमान, कितना इन्फिल्ट्रेटर्स, कितना मतलब डिलीट हुआ है, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है भाजपा सोर्स से कि और इलेक्शन कमीशन के भी कुछ ऑब्जर्वर हमारे परिचित हैं, तो इनफॉर्मली जैसे पत्रकार वो कोशिश करते हैं थोड़ा सच के पास पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है जो 30% मान के चलिए वो 26% हो गया, तो मुस्लिम वोटर में भी एक 4% कम हुआ है। हम लोग लेकिन एक, हाँ, तो इसमें आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, मेरा जानकारी है कि मुस्लिम वोट तोड़ना मुश्किल है, तो अगर मुस्लिम वोट नहीं ब्रेक हुआ तो ममता बनर्जी स्टार्टिंग विथ 26% उनके अपना जो मुस्लिम वोट का वो हाथ में रखते हुए जेब में वो रहेगा और हम आगे बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर है ममता को रहने के, मतलब स्टेटस को विल रिमेन हाउ मुस्लिम वोट। दूसरी बात है वुमेन वोट, महिला वोट पश्चिम बंगाल में बहुत डिटर्मिनिंग वोट, और ये इस बार सिर्फ चुनाव के पहले ममता कर रहे हैं, नार्स कर रहे हैं महिला, ऐसे नहीं है, वो एमएलए बहुत ज्यादा महिला उनके एमएलए हैं, एमपी लोकसभा में भी आप देखते हैं कितने महिला है, दूसरे पार्टी से भी ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन ममता के हैं, और वो पंचायत के लेवल में भी, पंचायत के लेवल में भी महिला का जो रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत साल पहले खुद रिजर्वेशन अनाउंस कर दिए थे पंचायत में, बहुत महिला पंचायत में है। और मुझे याद है जब रेल मिनिस्टर थे उस समय जो मेड हैं, जो घर घर में काम करते हैं, दूर दूर से आते हैं, गांव गांव से आते हैं, डेली रात में चले जाते हैं, मफस्सिल टाउन से जो आते हैं, तो उनके लिए फ्री मंथली रेलवे किया था। तो देखिए वो चीफ मिनिस्टर उस समय नहीं बने थे, उसके पहले किए, तो वो कंसिस्टेंटली वुमेन वोट को अपना एक वोट बैंक डेवलप किया, जिस समय कम्युनिस्ट ने भी नहीं सोचा कि वो तो क्लास वोट सोचते थे कि यस, गरीब, और वो ऐसे मतुआ वोट भी वोट हो सकता है, ये नहीं ये तो सीपीएम के जमाने में भी नहीं था, बाद में लेट सीपीएम एरा जो है उसमें धीरे धीरे वो मतुआ कम्युनिटी का एक वोट बैंक डेवलप किया, वेरी रिसेंट फेनोमेना। मतुआ नहीं थे, मतुआ तो कम्युनिटी थे, लेकिन वो वोट बैंक इशू के नहीं था, नाते वो डेवलप नहीं किए। पोल इशू या पोल पोल प्रैंक के इशू नहीं, बिल्कुल नहीं था। अभी कितना बड़ा पोल इशू है मथुआ कम्युनिटी, मुझे तो पता ही नहीं है क्या इतना मथुआ है, ये भी जानकारी अनफॉर्चुनेट है, जानना चाहिए था, वो हमारा वो जागरूकता शायद नहीं था उस समय। तो आप तो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बात होती है ना, हाँ, उसको वही, कैसे आप कोर इश्यूज को बदलते हैं उससे फर्क पड़ता है। जानना तो होता है, जैसे आपने कहा कि लेफ्ट जो है वो हमेशा क्लास के साथ आइडेंटिफाई करता था, हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए बिल्कुल वो अमीर हमारा अमीर गरीब, जी अमीर गरीब, कैपिटलिस्ट प्रोलेटारिएट, इस हिसाब से देखते थे। अभी क्या है, ये दो फैक्टर मैंने बताया, थर्ड फैक्टर जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन, वो शुभेंदु अधिकारी के थ्रू बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में वो बहुत किया है। एक तरफ ममता को बेगम बेगम बोल के उनके साथ मुस्लिम को ज्यादा आइडेंटिफाई करके, और दूसरी बात है कि हिंदू को खतरे पे है ये, क्योंकि ये ध्रुवीकरण करके, लेकिन ममता को भी ये समझ आ गया था लास्ट चुनाव में कि ये हिंदू वोट का खतरा, मतलब वो बीजेपी हिंदू वोट बना को तो इसीलिए देखिए वो एक साल से ऊपर वो खुद जगन्नाथ टेम्पल सरकार ने बनाया, वो भी उसको लेके भी डिबेट हुआ कि उस सरकार को पैसा खर्चा करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अयोध्या राम मंदिर इतना बड़ा बीजेपी का मुद्दा है, और इतने सालों का, आप तो जानते हैं कब से अयोध्या मूवमेंट हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के ऑफिशियली गवर्नमेंट एक्सचेकर से, मैंने ब्रेकअप वगैरह देखेंगे तो बहुत कम पैसा डोनेशन दिया है, बाकी तो ट्रस्ट है, लेकिन ममता ने ट्रस्ट के थ्रू नहीं, पूरा सरकार को एक ऑर्गेनाइजेशन जो उनके हाउसिंग और ये देखते हैं उनके बजट से भी खर्चा किया, तो और ज्यादा किया जो बीजेपी ने भी नहीं किया, वो
और जगन्नाथ मंदिर और सिर्फ महाकाल मंदिर किया, दुर्गा मंदिर एकदम कलकत्ता में सॉल्ट लेक में कर दिया। तो ये जो कंसिस्टेंटली कर रहे थे, और वो बेसिकली वो प्रैक्टिसिंग हिंदू भी है, वो खुद पूजा करते हैं, घर में काली पूजा होता है, वो डेली वो मंत्र चंडी का चैंटिंग पूरा, उसको हर दुर्गा पूजा के समय, वो आज नहीं, जब इशू नहीं था तब से मैं देख रहा था, लेकिन उसको पब्लिकली ममता डिस्प्ले भी किया, जो पहले डिस्प्ले नहीं होता था। तो क्योंकि बीजेपी के लिए, बीजेपी के, तो ये जो 3 फैक्टर मैंने बोला, क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी ने 45% हिंदू वोट बीजेपी को मिला था, दैट इज नॉट ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, लेकिन वो सीट्स में उस समय ट्रांसलेट नहीं हो पाया। तो इस बार बीजेपी 45 की जगह अगर 50-55% तक हिंदू वोट का शेयर ले सकते हैं, तब तो सुनामी हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम तो जैसे पोल पंडित बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा स्टडी करना, मैं राजनीतिक विश्लेषण जमीनी हकीकत देखते एक पत्रकार नाते कर रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी इतना है जो मैंने खुद महसूस किया इस बार। ये दूर से दिल्ली में बैठ के बीजेपी के लोगों को भी इतना पता नहीं है। अगर होता तो सिविक इश्यूज भी बीजेपी आगे बढ़ाती। सिविक इश्यूज में असेंबली इलेक्शन में विजय जी बहुत होता है, जो लोग वोट दे, जो बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, ममता के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी एजेंडा नहीं बनाया। लेकिन वो एजेंडा है कैसे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, जो आप जानते हैं, हावड़ा ब्रिज है, कलकत्ता का एकदम ट्विन सिटी माना जाता है। जैसे सिकंदराबाद हैदराबाद है ना, वैसी वहां भी एक लेक है, तो यहाँ भी गंगा है। तो गंगा के वेस्ट साइड जो है, पश्चिम, वो हावड़ा है, और हावड़ा का इतिहास 500 साल का पुराना है, और कलकत्ता का 300 साल है। तो इसीलिए हावड़ा के लोगों को एक प्राइड है कि हम कलकत्ता से भी ज्यादा हमारा उम्र है, 500 ईयर्स। लेकिन कहते हैं बांग्ला में, वहाँ हम पता नहीं है हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बांग्ला में बोलता है राजा का 2 रानी, सुओ रानी, दुओ रानी। तो जो फेवरिट है वो सुओ रानी है, तो वो कलकत्ता है, और जो एकदम नेग्लेक्टेड है वो दुओ रानी है, और वो हावड़ा है। तो ये जो एक दुख हावड़ा वासी का, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेशन हर जगह होता है, नगर निगम, हावड़ा नगर निगम में 7-8 साल चुनाव नहीं हुआ, और उसमें ना एकदम गार्बेज सिटी हो गया है, उसमें ना ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। मतलब हम वहाँ रहते हैं, जब कलकत्ता में मेरा वहाँ रूट है हावड़ा जिले में, इसीलिए मैं इतना दूसरे जिले से भी ज्यादा जानता हूँ। तो एक लोग कहते हैं कि अगर 15 साल रह के, अभी वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, वो मिनिस्टर भी है, बहुत सीनियर है, अरूप राय नाम है, वो कह रहे हैं कि हम अगर पावर में आएगा तो हम ड्रेनेज सिस्टम कर देगा, हावड़ा हॉस्पिटल को कलकत्ता जाने का जरूरत नहीं होगा मरीज को। अभी भी आप सब लोग कलकत्ता चले जाते हैं क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हावड़ा का कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है, अभी ठीक से करेंगे अब सरकारी हॉस्पिटल को। तो लोग कह रहे हैं कि 15 साल में तुमने नहीं कर पाया। जो गार्बेज सिटी बोलते थे हावड़ा को, आज भी बोल रहा है। ब्रिटिश के टाइम में इसको कूली टाउन कहा जाता था, तो अभी भी कूली टाउन है, और वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ हिंदी भाषी बहुत है, मारवाड़ी बहुत है, क्योंकि वो एकदम एडजेसेंट टू कलकत्ता, बड़ा बाजार, जोड़ा साको, जो मारवाड़ी एरिया है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी रहते हैं, तो बहुत लोग दूर हो जाता है, रात तक गद्दी में रहना पड़ता है। सब हावड़ा में अपना हाउसिंग बना है, तो जो घर बनाया उसमें म्यूटेशन नहीं है, टैक्स नहीं देने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि नगर निगम नहीं है ठीक से ना, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से कुछ लोग कर रहे हैं। एक टोटो होता है, ई रिक्शा, जो आप लखनऊ में क्या बोलता है उसको, टुक टुक या कुछ बोलते हैं, हर प्रोविंस में वो ई रिक्शा का एक एक नाम होता है। मैं कहता हूँ ये हमारे अखंड भारत का भी, ये भी एक, जैसे फुचका, गोलगप्पे, पानी पूरी, वो कोई टेम्पो बोलते हैं, कोई टुक बोलते हैं, हमारे वहाँ बोलता है टोटो। तो वो टोटो लोहे का होता है, और वो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, और लोकल एवेलेबल जो है उसको जाके पैसा दे दो, कॉर्पोरेशन में जाके 5,000 रुपया डिपॉजिट करो, ले जाओ। तो इसे रनिंग करप्ट प्रैक्टिस, और वो जो चलाते हैं इससे लाइवलीहुड है, उसमें बहुत मुस्लिम पार्टिसिपेशन
बहुत है। और वो लोग क्या है, वो अगर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी भी है, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो टोटो धक्का पड़ेगा तो मर्सिडीज गाड़ी जाएगा, टोटो लोहे का है, उसको ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भाग जाएगा। तो देयर इज ए मेजर लॉ एंड ऑर्डर आल्सो, देयर इज ए प्रॉब्लम। ये जो लोग वहां रहते हैं सब लोगों को पता है। लेकिन तो बीजेपी अभी ने उसको नहीं बनाया। तो बीजेपी ने इसको और यूज कर सकते थे, मुझे लगता था कि सिविक इश्यूज जो है, लेकिन वो इतना बिजी थे हिंदुत्व और घुसपैठिया से कि हावड़ा में घुसपैठिया का इशू इतना नहीं है। तो लेकिन लोग जो है ना, जो वोट दे रहे हैं, वो हावड़ा में इस बार एग्जैक्ट तो हम नहीं पता है क्या होगा, लेकिन मैं वो जो डिस्कॉन्टेंट, नाराजगी इसके कारण, सिविक इश्यूज के कारण, क्योंकि लोकसभा में सिविक इश्यूज इतना फैक्टर नहीं होता, उसमें मोदी विधानसभा जी रहेंगे, लेकिन विधानसभा में तो होता है ना। तो वो नाराजगी ट्रांसफर होता है बीजेपी के वोट बैंक में जाने का संभावना है। क्योंकि अगर बीजेपी नया बंगाल बनाएंगे बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं, आपके अर्बनाइजेशन का खतरे को, सिविक इश्यूज को भी एड्रेस करना पड़ेगा। कि एक सच, जैसे सच था तो मोदी जी का बड़ा मुद्दा था 2014 में, तो गांधी जी के साथ जोड़ दिया था। मुझे यस पता नहीं है क्यों बंगाल में ये इशू बीजेपी ने इस बार इतना प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। बड़ा इशू है। एक चीज और समझाइए दादा, आपने हिंदू की बात की कि सिविक एविनिटी से ऊपर भी हिंदू आ गए। कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में हिंदू इशू कितना चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज और समझाइए आप, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी, दोनों ही नॉन बीजेपी लीडर। और मैं देख रहा हूँ जो लोगों की बीजेपी में एंट्री होती है वो ज्यादा बड़े हिंदू लीडर या एग्रेसिव हिंदू लीडर के तौर पर हो रहे हैं। इसलिए असम का इलेक्शन भी हिंदू बेस पर हो गया और कोलकाता का भी, वेस्ट बंगाल का भी। तो बड़ी वजह आप समझते हैं इसकी, क्योंकि बीजेपी उतने हिंदू एग्रेसिव लीडर्स नहीं है बीजेपी के पास। आज आप याद करें तो नरेंद्र मोदी हाँ, खुद ही हिंदू नहीं एग्रेसिव प्रेशर पर काम नहीं करते। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो इस बड़ा इशू, बड़ा, इसको और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके से, मतलब ये जो लैटरल एंट्री बीजेपी में ले रहे हैं और वो हिंदू लीडर बन रहे हैं और खुद बीजेपी का अपना जो लीडर है, मुझे लगता है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इट्स नॉट द इशू फॉर शुभेंदु और हेमंत, इसे 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 जेनरिक इशू जिसमें बीजेपी को भी सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस, ये जो कल्चरली दोनों का ना एमलगमेशन हुआ था एक समय, जब वाजपेयी आडवाणी जी के समय, तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे वो कभी, देखिए कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सरकार बनने के बाद सुदर्शन जी के साथ भी कितना वो कभी खुशी कभी गम, मैं कहता था वो कभी खुशी कभी गम आरएसएस बीजेपी में, आज नहीं, वो जनसंघ के समय भी था। तो अच्छा है, वो होना भी चाहिए। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा तो इसका मतलब इससे वन है, आइदर आरएसएस इज कंट्रोलिंग बीजेपी और बीजेपी इज कंट्रोलिंग बीजेपी, दोनों अच्छा नहीं है। दोनों में एक समय था आडवाणी जी वाज अ ब्रिज बिटवीन यस वाजपेयी जी एंड आरएसएस। मुझे अच्छा, उसमें वो जो ठाकरे जी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था, वो भी इसी के कारण कि आरएसएस और, लेकिन मैं जी उतना भूत भूत में नहीं जाऊंगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखिए लैटरल एंट्री सिर्फ अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आज अचानक हेमंत को और शुभेंदु को ले आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। आपको भी याद है जो उत्तराखंड से हमारे केसी पंत, तो केसी पंत तो गोविंद जी का बेटा है, और जी अडवाणी जी ने उस समय जैसे कुमार मंगलम को ले आया, वैसे बहुत ही सारे लोग कांग्रेस से उस समय भी आया था। और ये होता रहता है, ये हर पार्टी में होता है, मतलब ऐसे नहीं है, कांग्रेस में भी बहुत लोग जो एंट्री सेक्टर में पावर में होगी वो उसके पास आ ही जाएंगे। आ जाते हैं। वो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए याद करते थे, याद है हम लोग अपेक्षा करते थे चुनाव के, वो 4 बजे के कांग्रेस ब्रीफिंग में आज कौन ज्वाइन करेगा चुनाव के पहले, और बीजेपी ऑफिस 3 बजे के ब्रीफिंग में जाते थे कि कौन कौन ज्वाइन बीजेपी करेगा। में आ रहा है। तो ये आयाराम गायाराम वो तो वोट के समय देखता है, लेकिन इट इज नॉट ओनली द इशू ऑफ आयाराम गायाराम, कभी कभी आइडियोलॉजिकली लोग भूल ही जाते हैं ये कौन पार्टी में थे। अभी जी शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में थे, लेकिन उनको ही याद हैज बिकम मोर बीजेपी, लोग भूल ही गए तृणमूल का जो, क्योंकि वो अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना
एक वो कहावत है कि जो नई मुसलमान वो ज्यादा प्यार नमाज भी हिंदू से ज्यादा पढ़ते हैं मुसलमान और से ज्यादा पढ़ ज्यादा। तो जो नए आते हैं वो अपने आप को साबित करने में एंटीजन एंटीबॉडी का प्रॉब्लम ना हो अंदर में, इसीलिए इसलिए वो ज्यादा मेहनत करके वो खुद बांध, जैसे कॉर्पोरेट हाउस में हमारा होता है ना कि एक हाउस से दूसरे हाउस में जब जाते हैं वो वो इसे ज्यादा आई वो मैं कहता था ये एक्चुअली वो ससुराल में आने आना जैसे माँ के पास रहे थे। जब ससुराल में मेरी माँ जो ससुराल में इतना समय बिताया, उस समय तो जल्दी शादी होता था, तो वो कहते थे कि हम आई एम मोर विद द ससुराल संस्कृति यस देन माय ओन। तो ये पहले होता था ना, यस क्योंकि वो एडेप्टेशन विद ससुराल इतना ज्यादा। तो इसे लाइक पॉलिटिकल पार्टी में भी जब शुभेंदु आ गया है उसका एडेप्टेबिलिटी है। अगर आपका एडेप्टेबिलिटी नहीं है तो यू बी लॉस्ट। बहुत हाँ लोग बीजेपी में आके फिर तृणमूल में भी चले गए। हाँ बहुत ऐसे सारे लोग याद है आपको चुनाव के पहले जो लोग आए थे राजीव बंदोपाध्याय, वो लोग बहुत सारे लोग चले गए। बहुत से लोग वो फिर वापस क्योंकि वो नहीं कर पाया एडजस्ट। तो हिमंत को तो कांग्रेस लीडर थे, मुझे तो कभी कभी वो हैरान होता हूँ, लेकिन हिमंत इज अ ग्रेट सक्सेस। सब लोग हिमंत नहीं होते, ऐसे नहीं है कि आप किसी को ले आया। अमित शाह जी का इच्छा है, मनस्कामना है, अभिलाषा है कि शुभेंदु अधिकारी हिमंत बने। उसके लिए वो एडवाइस देते हैं, वो कोशिश भी करते हैं, ताकि अभी हिमंत बनने में समय लगेगा। एक तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, हिमंत चीफ मिनिस्टर बने और वो जितना ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ आसाम के वो इतना, और डेवलपमेंट में भी। और देखिए हिमंत सिर्फ आसाम का चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं तो वो पूरा देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट पूरा का लीडर। नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर है, उसमें 8 स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो, 7 सिस्टर 1 ब्रदर सिक्किम। क्योंकि यस वो जब त्रिपुरा में भी कोई चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम होता है ना तो वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं आते हैं, वो हिमंत वो का अगरतला से आसाम जाते हैं और हिमंत उसका इशू लेके दिल्ली में आके अमित शाह जी से बोलते हैं कि त्रिपुरा में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अरुणाचल में ये प्रॉब्लम। तो ही हैज बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली। तो ये हर लीडर हिमंत नहीं बन जाते हैं, फेल भी होता है। बहुत लोग जो बाहर से आए हैं ये भी ऐसे दृष्टांत है दूसरे स्टेट में, जैसे वो नहीं हो पाए। आपको नहीं लगता कि जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रही है, लड़ाई लड़ती रही, वो जो लीडर्स होते हैं ओरिजिनल जो रियल लीडर्स हैं, क्या उनमें भी डिसकंटेंट नहीं बढ़ता? जैसे बंगाल को ले लें तो दिलीप घोष जैसे लोग हैं, या समीर भट्टाचार्य भले ही अध्यक्ष बना दिया, पूरा इलेक्शन तो सुरेंद्र के हाथ में है ना। और मोर प्रोबेबल ये है कि सरकार नहीं बनेगी इसमें हम नहीं, इस बार इसमें इशू में हम थोड़ा विनम्रता के साथ आपका डिसएग्री करूंगा। आप जो बोल रहे हैं सही है, इससे शुभेंदु अधिकारी डोमिनेटेड दिखाई दे रहा है क्योंकि वो ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वो एंटी मतलब वो नंदीग्राम में ममता को हराया चीफ मिनिस्टर, और वो ममता के खिलाफ भवानीपुर 2 सीट में बीजेपी के कोई लीडर पश्चिम बंगाल से 2 सीटों से नहीं लड़े थे। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑल्सो ऐतिहासिक, तो इसे नहीं थी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, इस बार अमित शाह जी ने जो किए थे, अमित शाह जी का नाम ले रहा हूँ बार बार क्योंकि उन्होंने किया है ये। मोदी जी इज बहुत बड़ा एक पेड़ है और उसने कैंपेन का मेन मोदी गारंटी है, लेकिन अमित शाह जी का जो माइक्रो ऑपरेशन है, और अमित शाह जी के बाद जो नाम बोलना जरूरी है वो है भूपेन यादव। वो एकदम पब्लिसिटी नहीं किया, शुभेंदु पब्लिसिटी आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्चुअली जो माइक्रो मैनेजमेंट ऑन द डिस्ट्रिक्ट्स और ये सब, रैदर वो चाहते नहीं थे कि इसका प्रचार हो, उसमें उसका नुकसान। अभी तो चुनाव हो गया, अभी तो बोल सकता हूँ। तो अभी देखिए क्या किया उन्होंने, अब जो बोल रहे हैं ना कि दिलीप घोष, अमित शाह जी ने ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, दिलीप घोष नाराज होके बाहर थे, तो जैसे मोदी जी ने भी एक बार दिलीप घोष का नाम याद किया था पुराने आरएसएस में, और मोदी जी इनको बोला था हम दिलीप दा को कितने सालों से जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि वो शाखा में आरएसएस में एक साथ काम भी किया है ना। और दिलीप दा इतना खुश हो गया था, वो तो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने कभी नहीं भूलता हूँ, मैं कितने सालों से मोदी जी के साथ काम किया, एक साथ अंडमान में आरएसएस का कोई कर्मशाला में वो बहुत दिन एक साथ रहे। ये सब मुझे ही पता नहीं था, सब गपशप करते थे। इस बार किए क्या, दिलीप घोष को बुला लिया। हाँ,
अमित शाह जी ने इस बार क्या किया, कलकत्ता में जाके दिलीप दा को बुलाया, एकदम 1-1 मीटिंग किया और बोला कि दिलीप दा, ये आपको अभी करना पड़ेगा चुनाव में, आपको पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं। और दिलीप घोष, आपको जानकारी है या नहीं पता नहीं है, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हुआ था, उस दिन दिलीप घोष खुद वहां जाके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेम है दोनों, उसका नाराजगी था कि लास्ट टाइम उसको खड़गपुर जो मिदनापुर का, जो शुभेंदु भी मिदनापुर का है, तो वहां से नहीं दिया था और वो हार गए थे, और वो सीट अग्निमित्रा पॉल को दे दिया गया था, वो भी हार गई। तो इस बार क्या हुआ, इसमें सॉर्टेड आउट किया और खड़गपुर सीट फिर से दिलीप दा को दिया गया है। वो जीतेगा या हारेगा वो अलग बात है। और दिलीप दा जो खुद जगन्नाथ मंदिर ममता का उसमें चले गए थे, उनके जो पत्नी ममता के पक्ष में बोल दिए कुछ स्टेटमेंट, इन स्पाइट ऑफ दैट वो सब भूल गए और दिलीप दा को अमित शाह जी ने बैठा के बोला और शुभेंदु को भी बुलाया, उनको भी समझाया कि चुनाव के समय, तो दिलीप दा शुभेंदु के नॉमिनेशन फाइल के समय साथ में रहे और एक दूसरे को आलिंगन करके फोटो अपॉर्चुनिटी किया। और दिलीप दा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन वहां शुभेंदु गए। तो इस बार जो है, कम से कम मैं ये नहीं कहूंगा कि ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि दोनों का एकदम कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन कम से कम चुनाव के समय दोनों को अमित शाह जी ने प्रोएक्टिव करके किया। सुकांतो मजूमदार उत्तर बंग का है, उसके साथ अशोक लाहिरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जो अभी नीति आयोग का बना। तो अशोक लाहिरी को टिकट सुकांत मजूमदार देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं एकदम अंदर की बात बोल रहा हूँ, पता नहीं है सुकांतो दा हमसे नाराज तो ना हो जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि दोनों में बन नहीं रहा था। अशोक लाहिरी इज नॉट ए टिपिकल पॉलिटिशियन, मोर इकोनॉमिस्ट, मोर वो था। और सुकांतो मजूमदार ही इज कंप्लीटली, अशोक लाहिरी इज आल्सो वेरी ऑनेस्ट मैन, सुकांतो को भी मैं 100% ऑनेस्ट पर्सनालिटी मानता हूं वो, लेकिन वो एकेडमिक है, वो टीचर है, वो कम से दोनों को। तो अशोक लाहिरी को बंगाल के पूरा वहां से निकल के नीति आयोग में ले आया, उसमें बंगाली को एम्पावरमेंट भी किया, वो भी छवि हुआ, और नॉर्थ बंगाल सुकांतो मजूमदार को हाथ में दे दिया। तो सुकांतो मजूमदार मिनिस्टर भी बनाया उनको, तो उनको अच्छा, सुकांतो मजूमदार को पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री जी भी सम्मान दे रहे हैं। तो उन दिल्ली के तरफ से एक कोशिश था। और भट्टाचार्य का बात कर रहे थे, भट्टाचार्य और शुभेंदु इस बार कोऑर्डिनेटेड मूव किया, क्योंकि दोनों का दो अप्रोच और इट्स ए 2-in-1। मैं तो कहता था कि भट्टाचार्य, समीर भट्टाचार्य, वो ट्राउजर और शर्ट पहनते हैं, वो थोड़ा उनका जो अप्रोच है और वो एकेडमिक है, वो जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर क्लाइंटेल है कि इवन आप जानते हैं जब मांस और मछली लेके विवाद हुआ था, वो सबसे पहले, बाद में तो अनुराग ठाकुर आज की मछली खाया, कोई बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट मछली लेके घूम रहे हैं, मनोज तिवारी भी आया था, और कुछ एमएलए कैंडिडेट वो हाथ में मछली लाके जुलूस किया, क्योंकि वो तृणमूल भी कर रहे थे, उसका भी काउंटर किया। लेकिन सबसे पहले पार्टी प्रेसिडेंट है भट्टाचार्य ने जब बिहार में बोला था कि मछली बंद करेगा, कुछ उसको लेके तो शुरू हुआ था ना, ममता ने उसको पिकअप किया था। तो उस समय समीर भट्टाचार्य ने सबके सामने बोला कि कौन होते हुए ये जो बिहार में ये बंद किया, वो बिहार में वो क्या करे, हमको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन बंगाल में वो बिहार का फतवा यहाँ हम, समीर भट्टाचार्य बीजेपी का अध्यक्ष, मैं करने नहीं देंगे और यहाँ मछली चलेगा, ये मास्टर। तो ये जो ड्रामा नोटंकी उसने किया है, वो शुभेंदु नहीं किया है। शुभेंदु भी मछली बहुत पसंद करते हैं और मछली खाते हैं, लेकिन मछली का इशू में वो इतना, तो वो उसका कहना था, वो तो एज इफ वैष्णवाइट हिंदू है जो कैंपेन कर रहे थे, जिससे वो कभी मछली लेके कैंपेन नहीं किया, ये करेगा भी नहीं। तो इसीलिए दो का दो अप्रोच था, लेकिन दोनों को ना एक स्ट्रेटेजिकली बहुत सूट किया इस पर किया है। एक चीज समझाइए कि यदि ममता हारती है, अभी तक हम मानते नहीं है ममता हारती है, तो क्या बड़ी वजह होगी कि जिससे ममता हार सकती है? क्योंकि जो एक फैक्टर सबसे बड़ा माना जाता है, मुस्लिम का आपने जिक्र कर दिया, तो महिलाएं जब 50% ममता जी के साथ थी और उनको बहुत सारी स्कीम्स का फायदा हो रहा था, तो क्या वजह है कि ममता को छोड़ देंगी महिला?
या क्या हाँ, और कारण देखिए जानते हैं? बहुत बहुत वजह? अच्छा सवाल है। नहीं विजय जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतेगा तो किस कारण जीतेगा, ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं चर्चा को कि अगर ममता हार गए, विजय प्राप्त हुआ बीजेपी का, उसका कारण हम समझ गए, लेकिन ममता को भी हारने का ये इतना स्ट्रांग वोट बैंक हाँ, है, जो मैंने शुरू में ही बोला था, मुस्लिम वोट बैंक, महिला वोट बैंक, वो क्या हो गया। तो देखिए, मुस्लिम वोट एन ब्लॉक इनसिक्योर होके अगर होगा, तो मैंने पहले ही बोला, अगर नहीं हो, मैं ये मानता नहीं हूं कि हुमायूं इज ए नहीं होगा। प्रॉपर ऑल्टरनेटिव मुस्लिम लीडर। वो ममता के सामने, वो मतलब क्या कहे, ममता अगर 1 रुपया है तो वो 10 पैसे है, इतना फर्क है। तो और वो थोड़ा डरपुक है, उसमें थोड़ा वो जो जोश होता है ना एक बड़ा लीडर होने के लिए। अच्छा, बैकआउट कर रहे हैं इलेक्शन से। हाँ अच्छा, और उसमें वो जो वीडियो आया, हाँ, वो उससे वीडियो सारा किसने किसने किया, वो दैट इज नॉट द इशू, जो कोई तो किया है ना, वो तो होता ही है चुनाव के समय। एक चुनाव में एक वीडियो रिलीज नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं है। एक चुनाव में कम से कम एक वीडियो तो होना ही चाहिए, बनता है, हक बनता है चुनाव का। तो वो वीडियो बहुत खतरनाक हुआ और वैसी चला गया। देखिए, वैसी जाने के लिए ये कारण बताया, लेकिन मुझे पता है वैसी इज ए रिलैक्टेंट फॉर वेस्ट बंगाल। यस, आज भी वो बार बार कहते हैं, मुझे तो बार बार बोले हैं कि मेरा एक्चुअल डेस्टिनेशन इज उत्तर प्रदेश, यस, और वो बनाने में ना टाइम लगता है। ऐसे नहीं है चुनाव नोटिफिकेशन के बाद हम लोग काम करते हैं, ऐसे नहीं है। एक हैदराबाद का नगर निगम में बीजेपी जिसमें बहुत सफलता मिला था, वहाँ ओवैसी का मीम का बहुत सफलता मिला था, इसीलिए तो उसके लिए भी मेहनत मीम को करना पड़ा। और वो पश्चिम बंगाल में उर्दू मुस्लिम 2%, ज्यादा वो जो है वो गरीब बंगाली मुसलमान है। वो वहाँ के जो इमाम है उसके साथ भी ओवैसी का इतना मतलब वो कनेक्ट नहीं प्यार प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो हैदराबाद के इमाम जो देखिए, हमारे जैसे हिंदू धर्म में भी डिफरेंट लेयर्स होता है। 4 शंकराचार्य है अभी, आदि शंकराचार्य तो एक ही था, तो है। उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा बन गया है, स्पिरिचुअल गुरु में भी मतभेद होना हुआ। तो वहाँ भी सिया सुन्नी है, वहाँ उर्दू भाषी बांग्ला भाषी है, वहाँ इमाम के घर, ये आपको याद होगा, दिल्ली के शाही इमाम को गाजियाबाद में यूपी का इमाम ने अरेस्ट कराया था, मुलायम सिंह चीफ यस, मिनिस्टर थे, जी, शायद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। प्राइम मिनिस्टर। तो ये होता है, ये तो इतिहास है। तो अभी मुस्लिम वोट अगर स्प्लिट हो जाए, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बहुत सारे मुसलमान मुझे बताया कि हम लोग दीदी के साथ है, क्योंकि हमारे पास भी विकल्प, दीदी का विकल्प कहाँ नहीं है, है। लेफ्ट एक विकल्प हो सकता था, लेफ्ट वो है। नहीं कर पाया, कांग्रेस विकल्प नहीं हो पाया, क्योंकि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल के चैप्टर में भी कि मुस्लिम का जो डेवलपमेंट, मुस्लिम का जो नौकरी, मुस्लिम का रैदर, वो लोग बार बार बोलते हैं कि सिद्धार्थ शंकर राय ने जब चीफ मिनिस्टर थे, वो पुलिस में भी मुसलमान को एडमिशन कराया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम था सिद्धार्थ राय। लेकिन ही वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर, 77 के बाद कांग्रेस पावर में आया नहीं। और आज भी मुसलमान के कुछ लोग शिकायत करते हैं, जो ममता के साथ ही है, लेकिन कहते हैं कि पुलिस में और ज्यादा भर्ती होना चाहिए। एक बार तो मुझे याद है, रेड रोड में, जो कलकत्ता में वो नमाज पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हाँ, एक सम्मेलन हुआ था, मुसलमान लोग ओपनली ममता सरकार के खिलाफ वो क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज कर दिए थे, और उसमें ममता को फिर से उनको एड्रेस करना पड़ा। लेकिन ममता इज वेरी स्मार्ट, और वो आउटरीच करना जानते हैं। वो खुद मस्जिद में चले जाते हैं और सबके साथ रिश्ता रखते हैं, मुस्लिम को एमपी बनाते हैं, अभी भी है। तो और बंगाली मुस्लिम जो है वो गरीब मुसलमान ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इमाम भाता जो दिया है, उसमें शहर का एलिट, जैसे ओवैसी से एलिट अर्बन मुस्लिम, वो विदेश से पढ़ाई लिखाई किया है, मद्रासा से किया नहीं, तो वो कलकत्ता में भी ऐसे अर्बन एलिट को 2000 रुपया इमाम भाता से कुछ नहीं होता है। लेकिन वो तो अख्तर जो लगाते हैं वही 2000 से ज्यादा दाम है। तो वो गरीब जो मुसलमान है,
गांव में वो जो इमाम है उसको 2000 रुपया एक रिमोट विलेज में मुर्शिदाबाद में या नदिया में वो इफेक्टिव, तो वो ममता ने किया है। अगर ये टूट गए क्योंकि उसमें भी नाराजगी है तो ये हो सकता है। और महिला नरेंद्र मोदी जी का भी महिला वोटर का एक ब्रांड इक्विटी पूरी देश में है। और इस बार पश्चिम बंगाल में भी वो देखिए ना, आप जब झालमुड़ी खाने गए थे उसमें कितना महिला पार्टिसिपेंट थे। और तृणमूल कह रहे हैं इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी की रैली में एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। आप बोल सकते हैं एक इवेंट क्रिएट करने के लिए कोई पार्टिसिपेट होता है, लेकिन एक स्पॉन्टेनिटी भी महिला में आया है, जो जहां वहां चीफ मिनिस्ट्रियल वो शुभेंदु अधिकारी के लिए महिला नहीं आ रही, वो मोदी जी के लिए। तो ये आप जो बोल रहे हैं अगर ममता हार गई तो इसका मतलब मुसलमान वोट पूरा ममता को नहीं दिया 100%, तब नहीं तो हारने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात है महिला ने 100% नहीं दिया, ये भी साबित हो, अदरवाइज ममता को नहीं हो सकता। और हिंदू वोट का कंसोलिडेशन भी शुभेंदु बोलो या मोदी अमित शाह जी बोलो वो बढ़ाया, ये है। और संगठन भी भाजपा का पहले से, हम मैं ये नहीं कहूंगा कि तृणमूल के एट पार हो गया, और अभी भी एट पार नहीं हुआ। और वो जो वैक्यूम है उसको बीजेपी दूसरे तरीके से पूरा किया। आपको पता होगा या नहीं पता नहीं है, हम तो हैरान हो गया था सुन के कि बाप रे बाप, ये सब भूपेंद्र यादव ने किया होगा। वो एजेंट बैठता नहीं था बूथ में, भाग जाता था क्योंकि भाजपा का संगठन नहीं था। और तृणमूल का जो संगठन अभी भी जो बोल रहे हैं ना कि लास्ट मिनट तक चुनाव खत्म नहीं हुआ, तुमको रहना है, इस बार क्या किया, एग्जाम हुआ। ऑब्जर्वर एजेंट जो बूथ में बैठेगा भाजपा का, वो संगठन नहीं है, कुछ आरएसएस के संगठन से लेते हैं हर जगह, क्योंकि आरएसएस का संगठन भाजपा के संगठन से ये ज्यादा मजबूत है। तो आरएसएस के संगठन के लोग आते हैं। एक 23-24 साल उम्र होगी, एक बच्ची, एक वो सिक्योरिटी के काम करते हैं, वो कह रहे थे हम नहीं आएंगे 29। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला नहीं चुनाव है तो मैंने वोट देना है तुम्हें? उन्होंने नहीं, हम तो वोट देंगे लेकिन आई हैव बिकम एजेंट। और वाइवा हुआ, एग्जाम हुआ, हमको एजेंट उसको सैलरी भी दिया। तो ये एक जो उनके जो वीकनेस है उसको पूरा किया। सो दिस इज बीजेपी स्ट्रेटजी इस पर काम किया। नहीं, लेकिन एक चीज समझना चाहता हूँ कि पिछला इलेक्शन आप करेक्ट कर सकते हो कि मोदी वर्सेस ममता इलेक्शन था, वो 2021 का विधानसभा इलेक्शन में, और वो खासतौर से वो पहुंच गया दीदी और दीदी से बिल्कुल ममता वर्सेस मोदी। इस बार क्या बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली मोदी वर्सेस ममता बनाने की बजाय इलेक्शन को बंगाल परिवर्तन पे किया, तो सारा इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे इसका क्रेडिट अमित शाह को दिया जा सकता? हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं बार बार पहले भी शायद आपके चैनल में मैंने बताया था कि 2021 एंड 2026 इज ए टेल ऑफ टू इलेक्शन। इसमें चुनाव के बाद हम लोग और ज्यादा चर्चा करेंगे, हारे या जीते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको आप दूर में रखिए। अगर बीजेपी 77 एमएलए से अगर उसको नंबर बढ़ेगा तो भी बीजेपी का सक्सेस है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पावर में नहीं है, बीजेपी में जीरो था। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था वो फिर याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोला था कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सेक्रेटरी हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि बीजेपी का खाता बंगाल में नहीं खोल पाया। तो अभी वाजपेयी जी नहीं है हमारे साथ, लेकिन बीजेपी अगर जीतेंगे तो बीजेपी ये रिटर्न गिफ्ट है वाजपेयी जी के लिए फ्रॉम मोदी जी अमित शाह। ये आपने बोले थे ना कि दुख की बात है, तो देखिए हमने फर्ज पूरा किया। तो इट्स सिंबॉलिक इशू, इट्स नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ये पूरा देश में जो संघी हैं, जो मतलब बीजेपी के समर्थक हैं, और बाकी दूसरे स्टेट क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वो लोग रहेंगे नहीं, ना बिजनेस करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे स्टूडेंट है वहाँ नौकरी करते हैं। बहुत फोन मेरे बहुत दोस्त लोगों को आता है, जो इलाहाबाद से फोन करता है, कोई लखनऊ से कर, क्यों? उसका कारण है कि बंगाल में कम्युनिस्ट राज था, ममता का राज है। और तो ये
2021 में हिंदू जय श्री राम का नारा से वोट हुआ। उस समय ममता, मोदी, और वो ममता ने भी सक्सेसफुली, इस बार क्या होगा पता नहीं है, वो मोदी वर्सेस ममता, ममता भी खुद करते हैं, क्योंकि लड़ाई तो ममता के साथ है, इट्स असेंबली, इट्स नॉट लोकसभा। यस, तो वाई ममता वर्सेस मोदी वर्सेस ममता क्यों होगा? मोदी कहाँ है? मोदी कैंपेनर है, स्टार कैंपेनर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ प्रतिपक्ष भाजपा का लड़ाई है, जहाँ शुभेंदु अधिकारी इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन ममता वर्सेस शुभेंदु नहीं हुआ, वो भवानीपुर में लड़ने से थोड़ा, टेलीविजन में पर्दा में हाफ ऑफ करके फोटो आ रहा है, हाफ ममता हाफ शुभेंदु, वो बीच में वर्सेस वीएस, तो थोड़ा उसमें फायदा शुभेंदु का हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो मोदी वर्सेस, लेकिन उसमें रेडिकलिज्म होता है, बंगाली रेडिकल कम्युनिटी है, एंटी दिल्ली माइंडसेट है, आज नहीं वो गांधी जी सुभाष बोस का लड़ाई से शुरू करना पड़ेगा, तो उसको उसको लेकिन इस बार जो आपने बता रहे थे कि स्ट्रैटेजी भाजपा का, अमित शाह जी ने जो किया है, वो है कि परिवर्तन के नाम और बंगाल के परिवर्तन, और हम बंगाल को सुधरेंगे, इट्स नॉट द इशू ऑफ ममता। तो पर्सनली ममता के बारे में लोगों को एक सेंटिमेंट है कि वो सीपीएम को हटाया था, लड़ाई, स्ट्रीट फाइटर है, और परहैप्स दिस इज हर लास्ट इलेक्शन भी लोग कहते हैं, एक सेंटिमेंट होता है, क्योंकि शी इज नॉट ए यंग ममता नाउ, तो अभी अभिषेक बनर्जी पार्टी में, ये सब चर्चा। तो अभी इस समय ये जो परिवर्तन, मैं एक उदाहरण देने से ही पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अमित शाह जी ने रैली में बोल रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी को हटाने की बात करने नहीं आया, तो लोग कह रहे ममता बनर्जी को नहीं हटेंगे, बोला मतलब ही सेइंग दैट ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर इंसिडेंटली, ही इज द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को हटाने का नहीं है, हमको बंगाल को परिवर्तन के लिए आया। ममता इंसिडेंटली, ममता की जगह समता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए वो जो परिवर्तन के नारा, वो बंगाल का परिवर्तन करेंगे, वो लॉस्ट ग्लोरी रेनेसा का, 19th सेंचुरी का, जो बंगाली का जो मतलब ये अस्मिता है, उसको ले आएंगे, और वो परिवर्तन बीजेपी नहीं करेगा, लोग आप करेंगे, तो आप करेंगे, आम जनता जो है बंगाली करेंगे, और इसीलिए हम बंगाली चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और ये भी बोला कि बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ, मतलब वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज टाइप में, हाँ, तो ऑक्सब्रिज नहीं है। तो ये जो अमित शाह जी ने उसमें एक सबॉल्टर्निज्म लगाया, आम जनता के साथ कनेक्ट किया बंगाली मीडिया, तो सोच समझ के जो भी किए हैं, बहुत सोच समझ के इस बार, और ममता का नाम ज्यादा से ज्यादा कम लिया, वो निर्ममता की सरकार बोल रहे, ममता को निर्ममता बना दिया, हाँ, तो वो एक्चुअली कि ममता ममता दीदी दीदी, वो बिल्कुल इस बार नहीं किया। एक चीज जो मैं पैरेलल करता हूँ, वो आप मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि आप सबसे सही आदमी जो मैं कहीं पैरेलल्स करता हूँ, वो कह रहा हूँ मैं कि 2006 और 2011 का इलेक्शन और 2021 और 2026 का इलेक्शन, 2006 में ममता ने बहुत स्ट्रांग लड़ाई लड़ी लेफ्ट के खिलाफ, वो लग रहा था कि चुनाव जीत जाएगी, लेकिन लेफ्ट 235 पर आकर और मजबूत हुआ, तो फिर लगा कि कोई नहीं हरा सकता लेफ्ट को, लेकिन 2011 में उन्होंने बदल दिया। 2006 में 28% वोट मिला था ममता, लेकिन 2011 में उन्होंने बदल। अब 2021 को देखें तो 2021 का चुनाव भी हमको लग रहा था कि बीजेपी बना देगी, सरकार बदल देगी, लेकिन नहीं बदला, और वो 38% वोट तक पहुंच गई। तो मैं उसको कहता हूँ कि जो नींव बनाते हैं, जैसे घर में दादा घर बनाने से पहले नींव बनाते थे, तो वो काम 2006 में ममता ने किया था और 2021 में बीजेपी ने किया, और अब वो घर बनाने का टाइम है 2026 का इलेक्शन और 2011 का इलेक्शन, ऐसा आप समझते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अभी घर बना लेगा या अभी भी घर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वो तो चुनाव का नतीजा बनेगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, उस समय मुझे ये 2006 वाला चुनाव याद आता है। वो उस समय मुझे लगा था कि वो ममता ने भी प्रेस को बोल दिया था कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, शायद प्रेस क्लब में होगा, बोल दिए थे कि हम लोग अभी नेक्स्ट मीटिंग राइटर्स बिल्डिंग में हम मिलेंगे, जो हेडक्वार्टर है उस समय का, जहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य बैठे, नहीं हो पाया।
तो उसको लेके बहुत चर्चा हुआ था, ममता को रिडिक्यूल किया गया था कि आप ही बोले थे। अभी उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन जो 2011 का, उसमें हम कलकत्ता शहर में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य का एक पदयात्रा हुआ, उसमें मुझे लगा कि पूरी कलकत्ता पदयात्रा में शामिल हुआ। इतना सीपीएम के रैली में लोग आ रहे थे, और उस समय भी सीपीएम को डेस्परेट था कि जैसे आज इस बार डू और डाई, इस बार अगर हम नहीं कर पाएंगे सीपीएम पावर में चला जाएगा, जो इस बार ममता के पार्टी के बंदे हैं। तो लेकिन 30 साल बाद वो भीड़ वोट में ट्रांसलेट सीपीएम ने नहीं कर पाया, और जो सुनामी ममता के साथ था, वो कितना सुनामी है वो उस समय हमें भी पता नहीं चला था। वो एकदम कारपेट के नीचे, वो छुपा हुआ था वो सुनामी, वो उभर के आया वोट बॉक्स में। तो इस बार आप जो बोल रहे थे कि लास्ट इलेक्शन में भी कभी कभी भीड़ वोट में ट्रांसलेट नहीं होता, वो देखने के लिए राजीव गांधी को भी बहुत लोग जाते थे। पश्चिम बंगाल में एक बार हुआ था, प्रिय रंजन दास मुंशी पार्टी प्रेसिडेंट थे, असेंबली चुनाव में राजीव गांधी ने बोला था कि अभी नई पीढ़ी आएगा, ज्योति बासु बूढ़े हो गया, ही शुड रिटायर। अभी वही ज्योति बासु आए और उन्होंने कहा कि ये पायलट है, अच्छा पायलट है, लेकिन अभी तक राजनीति नहीं सीखा है, उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये उस समय का बात है। तो कभी कभी लगता है कि वो वोट में ट्रांसलेट। इस बार भी चर्चा हो रहा था कि ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ईसी डिलीशन के कारण ये जो परसेंटेज ऑफ वोट इतना बढ़ गया है, मतलब टर्न आउट, तो ये एंटी इनकम्बेंसी वोट। लेकिन कुछ पंडित बोल रहे हैं कि ऑलवेज पोल टर्न आउट एंटी इनकम्बेंसी के साथ आप जोड़िए मत। ये इनफैक्ट प्रणय रॉय ने जब सबसे पहले किया, सरकार को बचाने की एक्सरसाइज भी तो हो सकती है। और त्रिपुरा में हुआ, बहुत सारे एग्जांपल है, केरला में हुआ। जब परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाते हैं तो डेस्परेट अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द रेजिम, ये भी होता है। तो इसीलिए उसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि भाजपा का ये चीज, मैं अमित शाह जी के साथ सहमत हूँ। बार बार बोलते हैं कि हमारे जो ग्रोथ है बंगाल, कहाँ से हम लोग शुरू किया था, वो कंसिस्टेंट है। आप जैसे बोल रहे थे ना कि हम घर बनाने के लिए जो मिट्टी और ये अभी वो समय आ गया है टेक ऑफ के लिए, या अभी भी और मेहनत करना पड़ेगा? दैट हैज टू बी सीन। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग, अभी पता चलेगा कल। दादा, आखिरी सवाल, आपको भी निकलना है, बहुत ज्यादा समय हो गया। आखिरी सवाल, आपने किस्सा सुनाया कि जब 90s में बीजेपी को 2 पार्षद मिले तो गुलाल उड़ाया आडवाणी जी ने और बड़ा उसका जश्न मनाया। या फिर से बीजेपी के लिए गुलाल उड़ाने का वक्त आया है, 2 से 2 से। लेकिन देखिए, परिवर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल के लोग, बहुत सारे लोग, उसमें ऐसे नहीं है कि जितने 6 करोड़ वोटर है तो सब लोग ममता को रखना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र में भी नहीं होता, ममता को भी पता। तो वो प्रतिपक्ष का स्पेस लेना चाहिए था कांग्रेस और लेफ्ट। कोई कांग्रेस का स्पेस ममता ने ले लिया। इस बार भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, या ज्यादा नहीं कोई, और मतलब सिर्फ कांग्रेस को अल्टरनेटिव करके ममता को हटाना असंभव है। और लेफ्ट के बारे में भी सेम है। इस बार कम से कम लेफ्ट में कुछ अच्छा नॉमिनेशन दिया है, हो सकता है कुछ सीट अगर जीत जाए बड़ी बात है, लेकिन वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव स्पेस लोकतंत्र में रहता है, तो वो स्पेस भाजपा ने ले लिया है। तो जो गुलाल आडवाणी जी के समय मैंने देखा था, शायद कमल बसु मेयर था, 2 काउंसिलर हुआ था, और आडवाणी जी ने स्टेटमेंट किया था कि भाजपा ने खाता खोला है। उसके बाद एनडीए में ममता बीजेपी भी तो हुआ था, सीट एडजस्टमेंट हुआ था। सीट एडजस्टमेंट में बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा था। तपन सिकदार जीत गए चुनाव में, 2 एमपी बने थे। लेकिन आडवाणी जी, मुझे अभी भी याद है, कह रहे कि अभी हमको भाजपा को आगे बढ़ना है। सीट एडजस्टमेंट लेके ममता के साथ झगड़ा करके ये टाई अप अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसमें कम्युनिस्ट का फायदा है। तो इसीलिए आडवाणी जी ने तपन सिकदार को मनाया, ममता को ज्यादा खुश किया। लोग नाराज हो गए थे कि आडवाणी जी
more pro-Mamta, more with ally than your own party. इसमें बाद में भाजपा का दिक्कत होगा, ये सब बहुत एनडीए सरकार में भी तपन सिकदर वर्सेस ममता हुआ था ना, वाजपेयी जी को, तो ये सब हुआ था, हाँ बहुत हुआ था। लेकिन आज भाजपा हैज बिकम द मेन ऑपोजिशन स्पेस, तो वो गुलाल खेल पाएंगे इस बार या और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर ऑल्टरनेटिव आज के दिन में अगर कोई परिवर्तन अचानक हो गया अलग बात है, नहीं तो भाजपा विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर। वो स्पेस उसने ले लिया है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू दादा, थैंक यू। तो कल जो होगा फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन आपने अच्छे से हर बार इस इलेक्शन को समझाया और मुझे तो बंगाल को भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच। बड़े भाइयों का काम ही है। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम करते हैं। वो है कि आप जो सवाल उठाते हैं वो मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हर इंसान का है, मेरा सिर्फ नहीं है, तो वो इग्नाइट करते हैं, वो जला देते हैं। तो जो मुद्दा है ना उसमें, और हम ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उसके ऊपर रिसर्च करना, पढ़ना, तो क्योंकि वो सैलिएंट फीचर्स को एक फ्रेम में आप आपके चर्चा से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं फिर हम।